नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सारी की सारी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड, फंक्शनलिज्म से रिलेटेड वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करें बर्थ ऑफ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का जन्म जो है वो उस टाइम हुआ था जब हमारे पास प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, किसके टाइम में? प्लेटो और अरस्तु के टाइम में। अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से बना है, साइके और लोगस। साइके का मतलब है सोल, आत्मा, और लोगस का मतलब है स्टडी, अध्ययन। तो इस तरह से ये माना गया था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन करना है। ठीक है, सोल की स्टडी है। फिर अगर हम बात करें आगे, तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ? जॉन लॉक ने कहा कि माइंड ऑफ चाइल्ड इज़ टैबुला रासा। ठीक है, ये बोला था टैबुला रासा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी ने पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, अब यह व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसने बोला था? वर्ड्सवर्थ ने बोला था, या वर्ड्सवर्थ भी कई जगह पे लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1590 में रडोल्फ गोकल में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइकोलॉजी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? तो रडोल्फ गोकल ने। ठीक है, कब किया था? 1590 में। चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, या संरचनावाद क्या होता है? तो ये जो है माइंड की संरचना कैसी है इसे समझने में मदद करता है। ठीक है, और इसे समझने का पहला काम जो है वो किया था विलियम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट। संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म का फादर भी विलियम वुंट को माना जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी विलियम वुंट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन बन गए इसमें? देखो, हु इज़ द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? So William Wundt. Who is the father of experimental psychology? William Wundt. Who is the father of psychology? तो ये भी विलियम वुंट। ठीक है, वुंट ने ही साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब जो थी लिवजन जर्मनी में 1879 में स्थापित की थी। ठीक है, तो साइकोलॉजी की अगर हम फर्स्ट लैब की बात करें तो ये लगाई थी विलियम वुंट ने। कहाँ पर लगाई थी? लिस्बन जर्मनी में। और कब लगाई थी? 1879 में। नेक्स्ट हम बात करें इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो ये किसकी देन है? ये विलियम वुंट की ही देन है। विलियम वुंट का मेथड कौन सा था? ये मेथड था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो वुंट के स्टूडेंट थे टिचनर, जिनकी टिचनर की स्टूडेंट थी वॉशबर्न। ठीक है, उसने बुक लिखी द एनिमल माइंड, और पीएचडी करने वाली पहली महिला भी यही थी। साइकोलॉजी में पहली पीएचडी करने वाली महिला वुंट की स्टूडेंट टिचनर थी। ठीक है, और इसने बुक लिखी थी द एनिमल माइंड। आगे हम बात करें फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या होता है? तो इसको हिंदी में प्रकार्यवाद भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके फादर हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स। यह इसके जनक हैं। फंक्शनलिज्म के जनक कौन हैं? जिनको अमेरिकन साइकोलॉजी का पिता बोला जाता है। कौन? विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, और विलियम जेम्स को मॉडर्न डे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये बुक किसकी है? तो ये है विलियम जेम्स की। और मॉडर्न डे साइकोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है? तो विलियम जेम्स को ही बोला जाता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। आगे है
जेम्स विलियम की स्टूडेंट मैरी विटन कॉल्किन, ये अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन APA की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इन्होंने 1901 में एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? मैरी विटन कॉल्किन्स ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें मन को विश्लेषित किया जाता है। पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। तो मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस के जनक जो हैं, फादर जो हैं, सिगमंड फ्रूड हैं। सिगमंड फ्रायड भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो फ्रूड ने बोला कि मन के अंदर क्या है। उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। इन्होंने बोला कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, एक है इद, दूसरी है ईगो और तीसरी है सुपर ईगो। और साथ में इन्होंने बोला कि इन तीनों अवस्थाओं के साथ अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो है ये जुड़े होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है इसका संबंध होता है सुपर ईगो से। ठीक है, कॉन्शियस माइंड जो होता है, और अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इद से जुड़ा होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है ईगो से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो साइको एनालिसिस में क्या होता है। फॉरगेटफुलनेस, मिसप्रोनाउंसिएशन, जोक्स, ड्रीम्स एट्सेट्रा, ये चीज़ें जो है सारी संबंधित हैं साइको एनालिसिस से। नेक्स्ट है, फ्रूड ने बोला कि जो मेल चाइल्ड होता है वो जो है अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है, और जो लड़की होती है वो पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है। और इसने इनको नाम भी दिए। जो लड़के का माँ के प्रति अट्रैक्शन होता है उसको उसने बोला ऑडिपस। ठीक है, और जो लड़की की पिता के प्रति अट्रैक्शन होती है उसको इसने इलेक्ट्रा बोला। ठीक है, फ्रूड ने अपने प्रति पॉजिटिव होने, खुद को अच्छा बनाने, इस चीज़ को इन्होंने बोला इरोज। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है तो उसको थैनेटिस बोला इसने। ठीक है, इसमें मतलब डेथ इंस्टिक्ट होता है। क्या करता है इंसान जो है खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये कौन सी किस तरह की स्टेज हो सकती है? जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में कोई पर्सन चला जाता है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पागल हो जाता है, इस तरह की स्टेट है ये एक। ठीक है, आई होप ये पता चल गया होगा आपको। इरोज जो है मतलब पॉजिटिव वे में कोई चीज़ करेगा इंसान अपने लिए तो उसको इरोज बोला, और अगर नेगेटिव कोई चीज़ करेगा तो उसको थैनेटिस बोला। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। फ्रूड ने एक थ्योरी दी, साइकोडायनामिक या साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। देखो, स्टेजेस ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। तो फ्रूड ने बोला कि लाइफ जो है वो मिक्सचर है टेंशन का, खुशियों का, और इस तरह से इंसान जो है वो खुशी में कभी टेंशन में रहता है। फ्रूड ने ये भी कहा कि ह्यूमन जो हैं उनके सारे एक्शन जो हैं, देखो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि फ्रूड ने सेक्सुअल की बात की थी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रूड ने कहा कि ह्यूमन के जितने भी एक्शन हैं वो सारे के सारे किसी सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए होते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए कि हर चीज़ सेक्सुअल थोड़ा भी हो सकती है, तो इसी चीज़ के लिए इनकी काफ़ी निंदा हुई, काफ़ी विरोध हुआ इनका। इवन इनके खुद के स्टूडेंट्स ही इनकी बातों से सहमत नहीं हुए। और ये जो इनका फैक्ट था इसी को इन्होंने 5 स्टेजेस, इसी को आधार बनाकर इन्होंने 5 स्टेजेस दी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले इन्होंने स्टेज दी ऑरल स्टेज। तो ऑरल स्टेज में इन्होंने बोला कि जो बच्चा है जिसकी एज जो है 0 से 2 साल तक है वो ऑरल स्टेज होती है उसकी। उसमें वो अपने जितने भी डिज़ायर हैं वो माउथ से फील करता है, प्लेजर फील करता है वो माउथ से। ठीक है, जैसे उसकी मदर जो है उसको दूध पिलाती है या वो थम सक करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी जो सेक्सुअल अर्ज है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज एनल स्टेज बताई जो कि 2 से 3 साल तक होती है। इसमें फ्रूड ने कहा कि 2-3 साल का बच्चा जो है अपने एक्सक्रिएटरी ऑर्गन से प्लेजर प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपनी सेक्सुअल नीड जो है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसमें उन्होंने बोला
कि बच्चा जो है पोटी करता है, सूसू करता है, तो उस टाइम जो है वो अपनी सेक्सुअल अर्ज को पूरा करता है, उसी में आनंद लेता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज। 4 से 6 साल की एज होती है इसमें। इस स्टेज में बच्चे में सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। सुपर ईगो, हम पूरी बात करेंगे ईगो के बारे में, सुपर ईगो और ईद के बारे में, ठीक है। तो सुपर ईगो जो है, क्या होती है सुपर ईगो? मतलब सिर्फ वही चीज़ करना जो सही है, वो होती है सुपर ईगो। और ईद क्या होती है? जो चाहिए वो चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। मतलब चाहे वो अच्छा है या बुरा है, चाहिए तो चाहिए। और ईगो जो है वो बैलेंस कर लेती है दोनों के बीच में, ठीक है। ईगो जो है वो बैलेंस करना हो गया दोनों के बीच। अब बात करें हम, ये सुपर ईगो जो है ये कब आती है? 4 से 6 साल की एज में आती है। और ये जो ईद है ये पैदा ही साथ में ही पैदा होती है, और ये ईगो जो है ये 1.5 साल के बाद पैदा होना शुरू हो जाती है। अब देखो, इस स्टेज में ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं। मतलब 4 से 6 साल के बच्चे को अगर आप देखें, अगर आपके घर में 4 से 6 साल का बच्चा है तो उसकी अट्रैक्शन को आप देख सकते हैं। लड़की होगी तो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, और लड़का होगा तो मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेटेंसी स्टेज। तो ये 7 से 12 साल तक की होती है, इसको छिपी हुई भी कहा जाता है। जो बच्चा है वो अपने जो डिज़ायर हैं उनको छिपाना सीख जाता है। वो फ्रूड ने कहा कि स्टेज में जो सेक्सुअल इम्पल्सेस होते हैं वो रिप्रेस्ड होते हैं, और सेक्सुअल एनर्जी को स्कूल वर्क या फ्रेंडशिप और दूसरी जो हॉबीज़ हैं उनमें सब्लिमेट कर देता है। मतलब अपने जो डिज़ायर हैं, उसके सेक्सुअल डिज़ायर जो हैं उनको वो अपने किसी काम में एंगेज करके उनको साइड में कर देता है, मतलब उनको दबा लेता है, ठीक है। और इस बात से फ्रूड के अपने ही स्टूडेंट्स जो थे वो उससे सहमत नहीं हुए थे। नेक्स्ट है जेनिटल स्टेज, 13 to 19 ईयर्स। इस स्टेज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी सारी फ्रूड की साइकोलॉजी के बारे में, जो स्टेजेस बताई थी फ्रूड ने। अब देखो, एक है डिफेंस मैकेनिज्म भी है इसी में। साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम। क्या बोलते हैं साइको एनालिसिस को? मैं भूल गया, मनोविश्लेषणवाद ना, यही बोलते हैं, हाँ। तो इसी की बात कर रहे हैं। इसमें हमने फ्रूड की थ्योरी पढ़ी, और उसके बाद अब हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था जॉर्ज वैलिएंट ने, ठीक है। ईगो जो है खुद को डिफेंड करने के लिए शील्ड का यूज़ करती है, ताकि जिन चीज़ों या जिन स्थितियों को आप झेल नहीं सकते उन्हें अनकॉन्शियस माइंड में डाल सकें, और आप डिप्रेशन में ना जाएं, पागल ना हो जाएं। तो क्या चीज़ है? इसी को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो ये जो ईगो है ये डिफेंड करती है, ये एक शील्ड को यूज़ करती है, ताकि हम जो है वो डिप्रेशन में ना जाएं, पागल ना हो जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ ना कर जाएं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो इसमें जो है, मतलब कोई सिचुएशन आती है हमारे पास, जब हमसे कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो हम बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। तो ये वही स्टेज होती है। वो जो ईगो है ये डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, जो हमें बोलता है कि ऐसा बोलो कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब देखो, एक और स्टेज होती है इसमें, रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन में क्या होता है? अपने से छोटी स्टेज पर जाकर अच्छा फील करने जैसा काम करने लगता है इंसान। जैसे हमारे पास कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? रो कर हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है, जिसमें हम अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं। रो के हम अपनी फीलिंग्स जो हैं उसको हल्का कर लेते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं। उसके बाद है एक्टिंग आउट। ये इसमें क्या होता है? रिप्रेशन से डिज़ायर को हम दबा लेते हैं, ठीक है। और एक और है इसमें प्रोजेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? दोष जो है किसी और को दे देते हैं। मैंने नहीं किया, उसने किया, या उसकी वजह से हुआ। हम बोलेंगे कि फेल तब हुआ, स्टूडेंट क्या बोलता है? फेल तब हुआ, टीचर ने नहीं पढ़ाया। आजकल तो ये फैशन हो गया है, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तब बच्चा अच्छा नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। मतलब दोष खुद को नहीं लेना, किसी और को दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। ऐसे डिज़ायर्स जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्हें एक्सेप्टेबल जो हैं उनमें बदल दिया जाता है। मतलब मान लो कि आपने बोला, मतलब एक चीज़ नहीं हुई, सब्लिमेशन में क्या होगा कि जैसे आप चाहते हैं कि आप IAS बने, लेकिन
जब आप आईएएस नहीं बन पाते तो आप बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं एचएएस ही ठीक हूँ, ठीक है। तो मतलब सब्लिमेट कर दिया किसी दूसरी जगह, उसको दूसरे के साथ बदल दिया उसको, कि ठीक है मेरा ये नहीं अचीव हो रहा तो उसके साथ, तो इस तरह से हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट में गुस्सा दूसरी जगह निकालते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो आपकी लड़ाई होगी पेरेंट्स के साथ, ठीक है, पेरेंट्स के साथ लड़ाई नहीं होती, पेरेंट्स से डांट पड़ती है, तो आपको डांट पड़ गई पेरेंट्स से, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, दीवार के ऊपर जाके मारेंगे। जैसे अभी अंशुल भैया ने हाथ तोड़ लिया अपना, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमर। ह्यूमर में हंसी में उड़ाते हैं, जैसे कोई चीज़ होगी, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं है, ऐसा वैसा हंस उस के टाल देंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, रीज़न देने लगते हैं। जैसे कि फेल जो हो गया तो टीचर की वजह से हो गया, या फिर फेल इसलिए हुआ मैं कि मैं बीमार था, ठीक है, रीज़न देंगे मतलब कोई, ठीक है। उसमें दूसरे में जब मैंने टीचर का एग्जांपल दिया तो उसमें क्या था, उसमें प्रोजेक्शन, दोष किसी और को देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सक्यूज़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। इसमें ऐसा होता है कि एक काम अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा कर लेंगे, दूसरा अच्छा कर देंगे। जैसे मान लो आपको साइकिल चलाना नहीं आई, तो आपने क्या बोला, चलो मैं आज राइडिंग कर लेता हूँ, या राइडिंग नहीं आई तो साइकिलिंग कर लेते हैं, मतलब दूसरे के साथ आपने क्या किया, उसको कंपनसेट कर लिया। नेक्स्ट है फैंटेसी। इसमें दिमाग में सारी चीज़ें जो है वो सोच लेता है कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं है, ठीक है, ओके है, बस इस तरह से इसको फैंटेसी बोला जाता है। तो ये भी मनोविश्लेषणवाद में ही आती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। जेबी वॉटसन, ये इनके जनक हैं, इनके फादर माने जाते हैं। 1912 में बिहेवियरिज्म, याद रखना, व्यवहारवाद, ठीक है। 1912 में वॉटसन ने साइको एनालिसिस मेथड और कॉन्शियसनेस मेथड को साइंस मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने बोला कि जो साइको एनालिसिस है ये कोई बात नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, या कॉन्शियसनेस जो है ये भी कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने 1912 में बिहेवियरिज्म की का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसकी स्थापना कर दी कि बिहेवियरिज्म जो है वही सब कुछ है। अब देखो, वॉटसन ने बोला कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन को साइकोलॉजी कहा जाता है। मतलब कोई चीज़ है, उद्दीपन मिलता है, स्टिमुलस होता है, हिंदी में उद्दीपन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई उद्दीपन होता है, उसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक सिचुएशन होती है और हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं और सीख जाते हैं। जैसे वॉटसन ने सीखने में बोला कि ऑब्जेक्टिविटी जो है बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को सीखने में स्वीकार किया और सब्जेक्टिविटी को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने बोला कि सब्जेक्टिविटी जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब वॉटसन ने बोला, वॉटसन जो थे ये पेवलव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ हल ने, ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पेवलव आया, अब पहले वॉटसन आया, फिर पेवलव आया, अब हल आ गया, ये सारी चीज़ें जो है रिलेट हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, बस सुनते रहिए आप। हल ने क्या बोला, एक ड्राइव रिडक्शन दिया इन्होंने, जिसके अनुसार एक ड्राइव होती है जो आपको पुश करती है कि आप जो है, आपका जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर लें, ठीक है। आपको एक ड्राइव मिलेगी, आप एक ड्राइव से क्या करेंगे, पुश होंगे, ठीक है। वो ड्राइव आपको पुश करेगी और आप अपना जो एम है उसको अचीव कर लेंगे। और जैसे ही आप उस एम को अचीव कर लेंगे या अपना जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर लेंगे, तो ये जो ड्राइव है ये ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। हल ने प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वॉटसन ने तो नहीं लिखी, तो नहीं, ये वॉटसन ने नहीं, ये हल ने लिखी है। अच्छा, आगे दोबारा जेबी वॉटसन पे आते हैं। तो जेबी वॉटसन ने 1916 में कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा कि आप चाहते हैं। उन्होंने बोला कि इसमें कोई फैक्टर जो है मतलब जीन फैक्टर जो हैं इसमें काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब पेवलव को हम पढ़ लेते हैं कि पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, व्यवहारवाद से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो देखो क्या था इस थ्योरी में, इस थ्योरी में पेवलव, IP पेवलव, ये इनका पूरा नाम है। पेवलव ने कहा कि एक स्टिमुलस दिया जाए तो नेचुरल रिस्पॉन्स दिया जाता है,
ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप सभी को पता है, कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कुत्ते को क्या किया इन्होंने, एक कमरे में बंद कर दिया, मतलब एक जगह पे रखा उन्होंने कहीं भी, और उसके बाहर एक बेल लगा दी। जैसे ही ये बेल बजाते और इमिजिएटली उसको खाना देते। अब कुत्ते को क्या पता चला, कुत्ते को पता चला कि ये जो बेल है इसके बजने के बाद खाना आता है। अब वो हैबिचुअल हो गया, जैसे ही बेल बजती उसको लार जो है उसके मुंह से टपकना शुरू हो जाती। तो कुत्ते को ये बेल के साथ उसका जो स्टिमुलस था वो रिस्पॉन्स के साथ रिलेट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद बेल बजाना जो है बेल बजाना जारी रखा और खाना देना बंद कर दिया। लेकिन बेल के साथ जो है वो नेचुरली रिस्पॉन्स जो था डॉग का वो आता रहा कुछ टाइम के बाद। और उसके बाद जब कुत्ते को पता चल गया कि बेल ऐसे ही बजती है, अब कोई खाना नहीं मिलता, तो फिर से बंद हो गई वो, ठीक है। अब दोबारा क्या हुआ, जैसे मान लो कि 4-5 दिन तक बेल नहीं बजाई और अचानक से 4-5 दिन बाद बेल बजा दी, तो क्या हुआ, कुत्ते ने फिर से वही रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो रिलेट था उसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो पेवलव ने ये एक्सपेरिमेंट जो था कुत्ते के ऊपर किया था। अब देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस होता है जो भी चीज़, एनीथिंग विच अफेक्ट्स योर बिहेवियर, जिससे आपका बिहेवियर जो है चेंज होता है। और रिस्पॉन्स क्या होता है, बिहेवियर एलिसाइटेड बाय स्टिमुलस, बिहेवियर जो है जो आपका चेंज होता है स्टिमुलस से, या स्टिमुलस के लिए जो आपके बिहेवियर का रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम बात करेंगे कि जो खाना था, जो कुत्ते को खाना दिया जा रहा था वो क्या था, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या था, बेल था, मतलब बेल बजेगी उसके बाद खाना दिया जाएगा। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या था, वो था लार, ठीक है। हमने क्या बोला, स्टिमुलस क्या होता है, जो चीज़ हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही थी बिहेवियर को, ठीक है। अब एक्सटिंक्शन क्या था, एक्सटिंक्शन था घंटी के साथ लार का ना आना। जब क्या हुआ, खाना देना बंद कर दिया, कुछ टाइम बाद लार आना ऑटोमेटिकली बंद हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी, 4 दिन तक बेल नहीं बजाई, 5वें दिन बेल बजाई और लार आई, ठीक है। तो यही जो था इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलेंगे। अब देखो एक चीज़ है जनरलाइजेशन। अब क्या होता है, कई बार सभी बेल जो हैं उनके ऊपर अगर कुत्ते का लार, मतलब एक ये जो बेल है ये नॉर्मल बेल की तरह होती है, जैसे मंदिर की घंटी बजती है या डोर बेल बजती है, एक तरह की, जैसे कुत्ते के आसपास कोई घंटियाँ थी तो वैसी सारी की सारी आवाज़ें वैसी ही होती, तो क्या होता, कुत्ते का जनरलाइजेशन हो जाता उसका बेल का, मतलब कुत्ते को हर घंटी के साथ उसकी लार टपकना शुरू हो जाती। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब आप जो स्टिमुलस दे रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि उसका जनरलाइजेशन ना हो जाए। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, कुत्ता ये भी काबिल होना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए बेल के बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर की घंटी बज रही है तो भी, फ़ोन की घंटी बज रही है तो भी लार आ रही है, मतलब सभी तरह की घंटियों के ऊपर लार आना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये था, आई होप आपको सारा पता चल गया होगा। अच्छा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में, ये जो थ्योरी है इसमें एस पहले आता है आर बाद में आता है, मतलब स्टिमुलस पहले दिया जाता है और आर रिस्पॉन्स बाद में होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जो पेवलव की थ्योरी है उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है इसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपको समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करें ये किसने दी थी, तो ये दी थी B.F. स्किनर ने, ठीक है। तो B.F. स्किनर कौन थे, ये थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और इन्होंने बोला कि अगर आपके पास मोटिवेशन होती है तो आप रिस्पॉन्स करते हैं, और यदि रेनफोर्स को बार बार दिया जाए तो उस चीज़ को आप बार बार करेंगे, ठीक है। इस थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला इन्होंने, और इन्होंने नहीं, मतलब इस थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना गया, और साथ में इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी इसको कहा गया, और ये थ्योरी आई थी 20th सेंचुरी में। आगे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पेवलव की थ्योरी में क्या था, स्टिमुलस पहले था, रिस्पॉन्स बाद में था। इसमें क्या है, इसमें रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है। इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहे के ऊपर,
चूहे के ऊपर क्या किया गया था, चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया गया और एक लीवर लगाया गया था उसमें। जैसे चूहे को भूख लगी वो उछलने कूदने लगा और उसके बाद अचानक से उससे वो लीवर दबा, उसको रोटी मिली। उसके बाद उसने बार बार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को वो बार बार करने लग पड़ा, ठीक है। अब स्किनर के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो उन्हें बोला जाता है 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट। समझ आई बात? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी कौन? स्किनर। स्किनर ने बताया कि रीइंफोर्स कैसे करना चाहिए। उन्होंने बोला कि किस रेशो में और किस इंटरवल में रीइंफोर्स देनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक चीज उन्होंने बोला कि एक होती है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में क्या होता है, रेशो जो है बिल्कुल मतलब जैसे है, मान लो कि आप चूहे को एक टुकड़ा ब्रेड का दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ही टुकड़ा देना है, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। ऐसा नहीं है कि एक दो हो गए, चार हो गए, ठीक है, या छोटा हो गया बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। इसमें एक फिक्स चीज़ होती है, मतलब एक टुकड़ा देना है तो एक ही देना है, दो टुकड़े नहीं देने हैं, ठीक है, या आधा टुकड़ा नहीं देना है। और इंटरवल फिक्स, 1 घंटे बाद तो 1 घंटे बाद ही देना है, आधे घंटे बाद तो आधे घंटे बाद ही दी जाती है, ठीक है। ये होगी फिक्स्ड। अब इंटरवल, इसमें क्या होता है, कभी रीइंफोर्स की रेशो और इंटरवल बदल दी जाती है, ठीक है। फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड इंटरवल में हाई, मतलब जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेशो होगी और फिक्स्ड इंटरवल होगा तो उसमें हाई रेट ऑफ रिस्पांस प्राप्त होता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, सॉरी, रीइंफोर्समेंट में आप क्या दे सकते हैं, पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ही दे सकते हैं। लेकिन जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और पनिशमेंट में जब आप पनिशमेंट देते हैं तो जो आप रिवॉर्ड दे रहे थे उसको हटा लिया जाता है, ठीक है। और अवार्ड से या रिवॉर्ड से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। इसमें E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था इस थ्योरी को। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। और थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स में कैट को रखा और उसको एक स्टिमुलस दिया फिश का, ठीक है। फिश बिल्ली ने क्या किया, लीवर को दबाया और फिश को प्राप्त कर लिया, खा लिया, मजे किए, ठीक है। क्या था, एक बॉक्स में बिल्ली को डाला गया, ठीक है, इस तरह का, यहाँ पे बिल्ली रखी गई, यहाँ पे फिश रखी गई। अब यहाँ से स्मेल आ रही थी फिश की, तो बिल्ली को ये बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो बिल्ली ने क्या किया, यहाँ पर जो लीवर लगा हुआ था उसको प्रेस किया और यहाँ से दरवाज़ा खुला, बिल्ली ने फिश को खा लिया, ठीक है। पहले वो गलतियाँ करती रही लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने करेक्ट कर दिया और ठीक से लीवर दबा लिया। देखो, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे। तो इसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज में अपने लॉ ऑफ लर्निंग को डाला था। इसमें उन्होंने बोला था कि 2 कैटेगरीज हैं, एक प्राइमरी लॉज होते हैं, दूसरे सेकेंडरी लॉज होते हैं। तो प्राइमरी में इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरव्यूज़ में अगर आप जाएंगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आप क्वालिफाई करते हैं तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, इस तरह से पूछ लेते हैं, या सेकेंड लॉ कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसमें 3 लॉ दिए प्राइमरी लॉ के अंडर। इन्होंने 3 चीज़ें बताई। फर्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकंड है लॉ ऑफ रेडीनेस और थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। इनको ज़्यादा नाम से ही क्लियर हो रहा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी लॉ की तरफ चलते हैं। तो सेकेंडरी लॉ में क्या है, लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उसको जल्दी सीखेंगे। आपको सीखनी है गाड़ी, आपका इंटरेस्ट है गाड़ी सीखने में, या आपको पता है कि आप ऑफिस जाते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है गाड़ी सीखना, तो आप उसको जल्दी सीख लेंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप कोई ऐसी डिश बनाना सीखिए जो आपने कभी नहीं सीखी है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको जल्दी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिसेंसी। जो चीज़ रिसेंटली हुई है उस चीज़ को आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे होता है कि अगर हम अभी इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी टाइम तक, मतलब 2-4-3 दिन तक, जब तक ये मतलब इसका इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर, आप इसको रिलेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद भूलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस।
तो उद्दीपक अगर तेज होगा तो लर्निंग जो है तेज होगी। जैसे बिल्ली के पास क्या था, फिश थी, उसको भूख भी लगी थी और फिश भी दिख रही थी, तो स्टिमुलस तेज हुआ, उसने जल्दी से रिस्पॉन्स किया और जल्दी से उस फिश को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हैं हम, ठीक है, मतलब एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सेज दिए जाएंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। तो इसमें एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। हमारा जैसा एटीट्यूड होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, मतलब हम चाहेंगे किसी चीज़ को कि हमने सीखना है तो हम सीखेंगे, चाहेंगे कि नहीं सीखना है तो नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। पुराने एक्सपीरियंस जो हैं नई सिचुएशन में यूज़ कर लेते हैं हम और सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बैलेंसिंग जो है साइकिल से आती है, बाइक सीखेंगे तो वहाँ पे वो मदद करेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करना जानते हैं हम, ठीक है। मतलब हमें किसी चीज़ के लिए जंप करना है, मतलब मान लो कि बिल्ली को यहाँ पे फिश को जंप करके खाना था, दूसरी जगह में क्या था, दूसरी जगह में उसको मान लो कि नीचे रखी हुई को खाना है, तो पता है कि फ़िश खानी है, चाहे उछल के खाओ चाहे लेट के खाओ, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी चीज़ को सीख लेते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को सीखा जाता है, ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो गेस्टॉल्ट जो थ्योरी है इसके जनक हैं वर्दीमर, ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का जनक जो है वर्दीमर को माना जाता है, और कोहलर, कॉफका और कर्ट लेविन जो हैं ये गेस्टॉल्ट थ्योरी से ही जुड़े हुए हैं। और कोहलर ने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी के ऊपर, ठीक है। और इसमें गेस्टॉल्ट थ्योरी में ये बल दिया जाता है कि कोई चीज़ जो है पार्ट में नहीं बल्कि होल में सीखी जाती है। अगर पूरा किसी चीज़ को सीखेंगे, मतलब एज होल उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की भी चलो छोटी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्या था, सुल्तान को एक कमरे में रखा गया और बहुत हाइट के ऊपर जो थे केले लटकाए गए और वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। जैसे 2 बार एक्सपेरिमेंट जो है वो बुक्स में दिया गया है। तो इसमें बताया गया था कि चिंपैंजी जो था वो सीधा जंप करके उन केलों तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उसको भूख लगी थी। उसने क्या किया, वहाँ पे पास में पड़े हुए बॉक्सेस जो थे उनको देखा और बाद में एक बॉक्स के ऊपर चढ़ा वो, फिर जंप किया, नहीं पहुंचा, फिर उसने दूसरा बॉक्स ऊपर रखा और फिर जंप किया, फिर भी नहीं पहुंचा, फिर एक और रखा, फिर इस तरह से उसने 2-3 बॉक्स रखे और उसके बाद जंप करके उसने केलों को पहुँच लिया और खा लिया। दूसरी सिचुएशन में उसके पास 2 डंडे थे, तो 2 डंडे गिरे हुए थे वहाँ पर, तो उसने डंडों से लेने की कोशिश, पहले तो वो ऐसे उछलता कूदता रहा और उसके बाद उसने क्या किया, डंडे से लेने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद वो दूसरी स्टिक को भी उठाया, दोनों को आपस में जोड़ा और उसके बाद उसने केले प्राप्त किए। तो इस तरह से गेस्टॉल्ट थ्योरी में कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, इनसाइड थ्योरी दी थी। उसने ये बताया कि इनसाइड मतलब अंदर से कोई विचार आता है, आपका कोई एक सोच निकलती है कि इस तरह से ये काम हो सकता है, तो इनसाइड से ही हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये बात थी गेस्टॉल्ट थ्योरी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसमें ये बताया गया है कि थिंकिंग काम कैसे करती है, ठीक है। मिलर और ब्रूनर ने 1960 में कॉग्निटिव स्कूल की स्थापना की। ब्रूनर ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी दी और ब्रूनर का एक मॉडल है इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक लर्निंग का, ठीक है। तो इसे भी याद रखना आपने, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका आपने नाम सुना होगा, इनका नाम है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे जो हैं इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने बोला कि दिमाग में एक स्कीमा होता है, मतलब स्कीमा क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक सेट या पैटर्न होता है स्कीमा। अब स्कीमा जो है वो किस चीज़ से बनता है, ये बनता है अडेप्टेशन से। अडेप्टेशन में 2 प्रोसेस होती हैं, चिंता मत कीजिए, आपको सारा समझ में आ रहा है और सारा समझ में आ जाएगा। अडेप्टेशन जो है इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इसको बोलते हैं
आत्मसातीकरण, शायद हाँ यही बोलते हैं, आत्मसात मतलब एसिमिलेट करना किसी चीज़ को। यह मैं अंडरस्टैंड करवा दूंगा आपको। जब पहले से एग्जिस्ट स्कीमा जो है न्यू स्कीमा में ऐड होता है, ठीक है, तो इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब जब आपके पास कोई नॉलेज है उसके बीच में कोई और नॉलेज ऐड हो जाती है तो इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब एक नॉलेज के साथ दूसरी नॉलेज ऐड हो रही है। जैसे आप स्कूटर चलाना जानते हैं, उसके बाद आप बाइक चलाना सीख के, एक नॉलेज के बीच में दूसरी नॉलेज ऐड हो गई। अब देखो अकोमोडेशन, जब एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है नई इंफॉर्मेशन या नॉलेज के कारण मॉडिफाई हो जाता है। मतलब देखो आपके पास एक नॉलेज है ये वाली, अब दूसरी नॉलेज जो है ये आ गई आपके पास। अब जब दोनों ये इकट्ठा हो गई तो ये नॉलेज ऐसे बन गई, मतलब मॉडिफाई हो गई, तो इसको अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब तक ये मॉडिफाई ना हो तब तक इसको एसिमिलेशन ही बोलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब मॉडिफाई करेगी तो अकोमोडेशन होगी, अदरवाइज इसको सिर्फ एसिमिलेशन बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, मान लो एक बच्चा एरोप्लेन देखता है, वो बोलता है मदर ये जो है ये बर्ड है, तो मदर उसको बताती है कि नहीं बेटा ये प्लेन है, इसको ह्यूमन ने बनाया है, इसको ह्यूमन उड़ाते हैं, और जो बर्ड है वो एक नेचुरल थिंग है, एक बर्ड जो है वो अपने आप उड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, बच्चे ने समझा कि ये जो प्लेन है ये कोई और चीज़ है, बर्ड कोई और चीज़ है। तो उसकी जो नॉलेज है, मतलब पहले उसको सारी उड़ने वाली चीज़ें सिर्फ बर्ड लगती थी, अब उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया उसने अपनी नॉलेज को मॉडिफाई कर लिया कि नहीं ये प्लेन है, ठीक है। तो पियाजे ने आगे अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने 4 स्टेजेस बताई, जिसमें फर्स्ट है सेंसरी मोटर। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी सेंसी से सीखता है, और 9-10 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसे ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ जो उसके सामने नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इस को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने लग जाता है। अगर आप उससे कोई खिलौना छीन लेते हैं तो वो रोने लग जाता है, उसको पता होता है कि वो खिलौना जो उससे लिया गया वो एग्जिस्ट करता है। समझ आई बात। नेक्स्ट है, इस स्टेज को इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल की ये स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल, और इसमें इस एज को टॉय एज, प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज भी बोलते हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, किस एज को टॉय एज बोलते हैं तो प्री ऑपरेशनल को बोलते हैं, और प्री स्कूल एज को भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी इसको बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे ने कहा कि बच्चा पहले विचार करता है फिर भाषा सीखता है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पियाजे के अनुसार क्या सही है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पियाजे ने कहा कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, और आपके माइंड में भी शायद ये कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये इनके अलग अलग विचार हैं। आगे अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने बोला कि पहले ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो ये दोनों जो है मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। खैर वाइगोत्स्की को छोड़ दीजिए, अभी पियाजे के पास चलते हैं हम। यहाँ पर इस स्टेज में 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है डिसेंट्रेशन, मतलब एक ही पहलू को देख पाते हैं, और दूसरा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें मतलब एक से ज़्यादा एस्पेक्ट देख पाते हैं। तो ये 2 फॉर्म होती हैं इस स्टेज में। द एज ऑफ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि बच्चा किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से रिलेट कर देता है, इसलिए इसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा किसी भी चीज़ को कुछ भी, मतलब भैंस को बोल देगा कि ये बकरी जैसी दिख रही है, ठीक है, मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ में बच्चा ईगो सेंटर होता है, खुद को दुनिया का सेंटर मानता है। समझ आई बात। मतलब बच्चे को ये लगता है कि सारी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द घूम रही है। नेक्स्ट 3rd स्टेज बताई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 to 11 ईयर्स, और इस स्टेज में बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। बच्चा
जो भी उसके सामने कोई चीज़ होगी उसको देख के वो अपने विचार देने लग जाएगा, मतलब उसको पता चल जाएगा, वो उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा उसके बारे में, वो उसके फीचर्स, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स वो बता सकता है। ठीक है, बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग भी सीख जाता है, मतलब उसको ये पता होता है कि 2 + 3 5 हुए तो 5 - 3 जो हैं वो 2 होंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करने शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ कंक्रीट में कर पाता है वो। लॉजिक लगाने की स्टेज भी यही है, शेप साइज का डिफरेंस जो है उसको पता चल जाता है, और कंक्रीट चीज़ों को वो समझता है, सॉल्व कर लेता है। तो इस एज में क्या होता है, कंक्रीट चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं समझ पाता वो, लेकिन कंक्रीट चीज़ों को समझ पाता है। इस एज को गैंग एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे में भी बोला था हमने, इसको भी गैंग एज प्री ऑपरेशनल, प्री गैंग एज है ये, गैंग एज तो ये वाली है। ठीक है, हाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। नेक्स्ट देखो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 साल तक। ठीक है, तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है और कल्पना करना शुरू कर देता है फॉर्मल एज में, मतलब अब तो बड़ा हो गया है बच्चा, अब तो वो सीख जाएगा। रूल से एग्जाम्पल वो समझने लग जाता है। ठीक है, समझाई बात। तो ये थी पियाजे की सारी थ्योरी। इसमें कुछ एक चीज़ें और हैं जिनको मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। नेक्स्ट हम बात करें लेव वाइगोत्स्की। तो सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी, ये दी थी वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की डेवलपमेंट में कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कम्युनिटी से ही होता है। इन्होंने एक चीज़ बोली MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मतलब जो पर्सन जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है या बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, वो उससे बच्चा सीखता रहता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिबल डेवलपमेंट ZPD। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि ज़्यादा जानने वाले लोगों की सहायता से और ज़्यादा सीखेगा बच्चा और ज़्यादा कर पाएगा। मतलब मान लो बच्चे का दायरा ये है, यहाँ तक वो निकल सकता है अपने दम पर, लेकिन अगर उसकी सहायता की जाए तो ये दायरा बड़ा हो जाता है। छोटी सी बात है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग की बात करें हम तो मतलब ये सीढ़ी की तरह काम करती है। बच्चे को क्या करते हैं, मान लो जैसे हमारी नॉर्मल बात ले लो किसी भी इंसान की, पेरेंट्स जो हैं बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब ये जॉब, मान लो ये जॉब जो है ये एम्बिशन है, बड़ी बात भी कर ली हमने। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को इस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बच्चा जो है पहुँचेगा। ठीक है, जब इस काबिल उन्होंने बता दिया, जॉब तो बच्चे को खुद ही लेनी है, लेकिन यहाँ तक जब बच्चे को पहुँचा दिया पेरेंट्स ने, तो ये इस लेडर को हटा लिया जाएगा। ठीक है, और बच्चा जो है अपने दम के ऊपर जॉब लेगा फिर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। थिंकिंग एंड लैंग्वेज। वाइगोत्स्की ने माना कि भाषा का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थिंकिंग और लैंग्वेज। हाँ, इन्होंने सोशल स्पीच की बात की। इन्होंने बोला कि 2 साल के बच्चे जो हैं वो एक्सटर्नल स्पीच स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। 3 साल में जब बच्चा होता है तो वो अपने आइडिया से, मतलब अपने आप से बात करना शुरू कर देता है, अपने आइडिया जो है खुद को बताने लग पड़ता है, मतलब खुद को डायरेक्ट करने लगता है, अपने एक्शन को वो डायरेक्ट करता है। इसको उन्होंने प्राइवेट स्पीच बोला। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट स्पीच, मन में ही बात करता है। 7 साल से आगे ये हो सकता है। वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनकी थ्योरी में 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ये हम अलग से थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म मानव कल्याण में विश्वास रखता है। देखो ह्यूमनिज्म के फादर कार्ल रोजर माने जाते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ सेल्फ और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी। ठीक है, थ्योरी ऑफ सेल्फ और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये थ्योरी दी थी इन्होंने। ह्यूमनिज्म को थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है या माना जाता है।
फर्स्ट फोर्स जो है साइको एनालिसिस है, सेकंड बिहेवियरिज्म है और थर्ड ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म के स्पिरिचुअल फादर, पहले हमने बात किया ह्यूमनिज्म के फादर कौन है, कार्ल रोजर, लेकिन स्पिरिचुअल फादर की बात करें हम तो वो अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो ने हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी, इन्होंने हियरार्की ऑफ नीड। इन्होंने 5 नीड्स बताई। इन्होंने फर्स्ट नीड बताई साइकोलॉजिकल नीड, इसमें रोटी कपड़ा मकान जो है ये बेसिक नीड है। और उसके बाद सेफ्टी नीड्स, मतलब हर किसी को जॉब चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये उसकी सिक्योरिटी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने बोला कि लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो ये जो है फैमिली और फ्रेंड्स सबको चाहिए होते हैं, ये 3 जो हैं बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद इन्होंने बोला एस्टीम, रिस्पेक्ट चाहिए सबको, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब बेस्ट बनना, जितना हो सके खुद को डेवलप करना, बेस्ट बनना, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि यहाँ तक बहुत कम लोग, मतलब कुछ 1% पहुँच पाते हैं। अब बात करें हम कार्ल रोजर की, तो कार्ल रोजर ने थ्योरी ऑफ सेल्फ दी, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि इन कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट सेल्फ जो है ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कार्ल रोजर ने बात की अपनी थ्योरी ऑफ सेल्फ में इनकॉन्ग्रुएंट सेल्फ और कॉन्ग्रुएंट सेल्फ। तो इनकॉन्ग्रुएंट सेल्फ में व्यक्ति अपने एक इमेज देखता है, और मतलब 2 इमेजें देखता है वो, एक इमेज देखता है खुद की और दूसरी इमेज देखता है वो जैसा कि वो बनना चाहता है। इन दोनों में जितनी ज़्यादा दूरी होगी पर्सनैलिटी उतनी ही इम्बैलेंस होगी, उतनी ही खराब होगी। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, व्यक्ति जो है जो इमेज जैसा वो बनना चाहता है वैसा बनने की कोशिश करता है, और दोनों इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, तो पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी बनती है। तो ये थी सारी बात। आज हमने इतना कुछ डिस्कस किया, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन थोड़ा हमें सिलेबस जो है अगस्त तक कवर करना है, तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको फिर से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिएगा चैनल के साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।